सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। पढ़ाई का टाइम बढ़ रहा है लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन करे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई आप उन क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आए, आप हल्के से फंसे, आपने तुरंत अपने दोस्त को पूछा, अरे भाई बताना यार इसका क्या आंसर होगा, एंड आपने उससे पूछ के उसको सॉल्व कर लिया, यानी कि आपने हेल्प की। भाई 14 घंटे की स्टडी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपने लाइफ का 24 आवर के डे में से आप मोर देन 50% टाइम जो है अपने पढ़ाई को दे रहे हैं, एंड उसके बावजूद आपके मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन बिटवीन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत आप सभी का छोटे से वीडियो के अंदर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज कि सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। पढ़ाई का टाइम बढ़ रहा है लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स हमारे कांस्टेंट हो गए हैं या फिर हो सकता है कि फॉल भी कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि भाई हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब मार्क्स कम आने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये हमें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपको कहां लग रहा है कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि भाई आपको अपने जो पूरा प्लान है, उस प्लान के अंदर आपको जो पढ़ रहे हैं, आपको उस पूरे प्लान के अंदर यह देखना बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। क्योंकि 14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज बीच में फंस रही है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो रुक गए हैं। तो भाई ऑब्स्ट्रक्शन हटाना पड़ेगा, तभी जाकर हम वहां से आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही हो कि आप सारे सब्जेक्ट एक साथ मेंटेन ना कर पा रहे हो सकता है कि आपका रिवीजन अच्छे से ना हो रहा हो सकता है कि आप चीजें याद करने में आपको दिक्कत आ रही हो सकता है कि आप अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर काम ना कर पा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है एंड कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं विद दैट 14 आवर ऑफ स्टडी। भाई 14 घंटे की स्टडी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपने लाइफ का 24 आवर के डे में से आप मोर देन 50% टाइम जो है अपने पढ़ाई को दे रहे हैं, एंड उसके बावजूद आपके मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन बिटवीन। तो भाई कुछ ना कुछ हमने करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेरे को लगता है कि आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए आपके होमवर्क के ऊपर। आपको होमवर्क मिलता है, एंड हमारा जो पहला अटेम्प्ट होता है होमवर्क करने का, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाई अच्छा आज हमारे सर ने ऐसे होमवर्क दिए हैं, तो 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। अब 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए तो मैंने उसमें से 50% कर लिए या 60% कर लिए, लेकिन हाउ यू आर डूइंग दैट क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन करे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो रहा है कि भाई आप उन क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि आपने 2 सवाल जो है आपने खुद से सॉल्व कर लिए हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से आपने फॉर्मूला लगाया, आज जो पढ़ाया आपने क्वेश्चन लगाया, आपसे हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आए, आप हल्के से फंसे, आपने तुरंत अपने दोस्त को पूछा, अरे भाई बताना यार इसका क्या आंसर होगा, एंड आपने उससे पूछ के उसको सॉल्व कर लिया, यानी कि आपने हेल्प ली। सेकेंड, आपको कुछ डाउट आया, आपने तुरंत सोचा कि यार इसका कुछ कुछ तो होता था, एक काम करते हैं गूगल कर लेता हूं, एंड आपने तुरंत उसको गूगल कर लिया, एंड आपने सर्च किया, आंसर मिल गया आपको, एंड आपने उसको कर लिया, एंड आपने टिक कर दिया कि हाँ यार ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है। तो क्या वो होमवर्क आपने किया? नहीं, आपने हेल्प ली, आपने अपने फैकल्टी से डाउट पूछ के उसकी हेल्प ली। तो दैट मीन्स अब हो सकता है कि आपने जो डाउट, आपने हेल्प जो ली वो ठीक है, बट लेकिन क्या आपने उससे सीखा? क्या आपने उसको लर्निंग ली कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था उस क्वेश्चन के अंदर जो मैं नहीं लगा पा रहा था? इवन आफ्टर स्टडिंग, मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया है, मैंने पूरी क्लास अटेंड करी है, उसके बावजूद मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एंड स्टिल मुझे किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो क्या वहां पे लैंग्वेज बैरियर था? क्या वहां पे कंसेप्चुअल बैरियर था? क्या बैरियर था ऐसा कि जो मेरे को किसी और की मदद लेनी पड़ी? क्योंकि बेटा फाइनल एग्जाम के अंदर आपको किसी की हेल्प नहीं मिलेगी, एंड जब हमारे टेस्ट होता है जहां पे आप एक्चुअल में चेक कर रहे होते हैं कि मेरे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर हमें किसी की हेल्प नहीं मिलती है। तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर होमवर्क क्वालिटी। आप जिस तरीके से पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टडी आवर्स, एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्रूवमेंट इन योर
होमवर्क, आपको अपना होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। तो डू इट योरसेल्फ, DIY। तो DIY योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, खुद से करना है आपको अपना होमवर्क, बिना किसी की मदद लिए। पूरी कोशिश करनी है कि अगर आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं तो एटलीस्ट उसमें से 80% क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। आपने क्लास में पूरा सुना है, आपको सब कुछ याद है, तो आपको आपसे वो 80% होमवर्क क्वेश्चन होने चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट टू इंप्रूव योर स्टडी, टू इंप्रूव योर मार्क्स। दैट इज, आपने होमवर्क क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से करो कि आपको जो छोटे से टॉपिक्स हैं वो आपको इतने स्ट्रांगली हो जाए कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। हेल्प लेने में दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आप उस डाउट लेने के बाद क्या आपने उस क्वेश्चन को फ्री छोड़ दिया, क्या आपने क्वेश्चन को दोबारा एनालाइज किया या नहीं किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वर्क ऑन योर होमवर्क इफेक्टिवली, डू इट योरसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट टास्क। सेकेंड कि भाई रिवीजन करते वक्त हम लोग रिवाइज तो डेली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चीजें भूल जा रहे हैं। देयर आर मेनी मेथड्स टू इंप्रूव योर मेमोराइजेशन टेक्निक्स, साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स हैं। लेकिन मैं यहां पर बात करना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि भाई आप जब रिवाइज करते हैं तो रिवीजन कैसे किया जाए, हाउ टू डू द रिवीजन। भाई एक टॉपिक होगा जो आपका भी सिलेबस अगर चल रहा है तो दैट मींस यू हैव अ करंट सिलेबस, जो आज आपने क्लास में डिस्कस किया है, जो आपने क्लास में पढ़ा है, तो मुझे उसको भी रिवाइज करना है ताकि मेरे को कल की क्लास समझ में आए। और जो मैं पहले पढ़ चुका हूं मुझे उसको भी रिवाइज करना है ताकि मैं उसको भूलूं नहीं। तो दैट मींस मुझे दो चीजों का रिवीजन करना जरूरी है। तो भाई हमें जो करंट सिलेबस है, जो करंट सिलेबस चल रहा है, उसका रिवीजन कैसे होगा। उसका रिवीजन ऐसे होगा कि जब आज हमने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके जो नोट्स आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है, लेट्स से कि आपने कोई 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, तो उन 2-3 टॉपिक की एक समरी होगी जो आप अपने दिमाग में सेट कर चुके होंगे। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उसकी समरी जो है दिमाग में सेट करी होगी, ये टॉपिक ऐसा होता है। राइट दैट समरी इन अ प्लेन पेपर, एक रफ नोटबुक लो और उसके अंदर आज जो कुछ भी क्लास में हुआ है उस पूरी समरी को लिख दो। आज आपने 3 टॉपिक पढ़े हैं, उन तीनों टॉपिक में क्या पढ़ा है आपने, उन तीनों टॉपिक की समरी जो है वो आपने अपने शब्दों में उस प्लेन पेपर पे उतार दीजिए। एंड देन आपको याद रहेगा, आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने जो आज 100% मैंने पढ़ा था क्लास के अंदर, उसका सिर्फ 70% ही मैं पेपर पर लिख पाया हूं, मैं तो 60% ही लिख पाया हूं। तो दैट मींस वो जो 40% है, वो 30% है, वो आपके दिमाग में सेट नहीं हुआ है, वो अभी भी आप भूल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको वो रिवाइज करने चाहिए नोट्स दोबारा से, एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स व्हिच विल हैपन इन द क्लास। जो क्लास में हुई है वो सारी चीजें आप क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। तो दिस इज द सेकंड फर्स्ट मेथड टू रिवाइज द करंट सिलेबस, करंट सिलेबस। एंड जब आपने क्लास सारी रिवाइज कर ली है, नाउ आपने एक दिन की एक क्लास में 3 टॉपिक से ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, तो उन 3 टॉपिक का रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेकेंड, उसके बाद जो भी टॉपिक आपने आज कवर किए हैं उसी के ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक वाइज। क्लासिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, जो आपने क्वेश्चन क्लास में करे हैं उनके अलावा क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करने हैं ना, तो दैट इज डीपीपी मॉड्यूल, कोई भी प्रैक्टिस बुक, कोई भी प्रैक्टिस शीट, कुछ भी लगाए एंड उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। एंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पीवाईक्यूज, कि आपको उस टॉपिक का क्रक्स कितना समझ में आया है, उसके लिए हमें पीवाईक्यूज से पता चलता है कि भाई पीवाईक्यू हम कितने लगा पा रहे हैं। तो दिस इज द वे टू कंप्लीट योर करंट सिलेबस रिवीजन। ठीक है, आप जो भी क्लास में पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसको आप पेपर पे लिखिए कि आपने क्या पढ़ा है, एंड देन उसके बाद आप उसके पीवाईक्यूज लगाएं, डीपीपी लगाएं, मॉड्यूल लगाएं। आपके 3 टॉपिक तैयार हो गए आज की क्लास में, यानी कल की क्लास आपको पूरी समझ में आएगी क्योंकि आज हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं। नाउ अब बाकी जो पुराना वाला है उसके लिए क्या करूं मैं। नाउ उसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। आपने अगर हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। सेकेंड, आप रिवीजन भी टॉपिक वाइज कर सकते हैं, आप रिवीजन भी टॉपिक वाइज कर सकते हैं। लेट्स से कि आज मेरे को 4 टॉपिक रिवाइज करने हैं सिर्फ, या मेरे को 5 टॉपिक रिवाइज करने हैं, तो आप क्या कीजिए, उन 5 टॉपिक का रिवीजन उठाएं और उन 5 टॉपिक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें उसके क्लास के क्वेश्चंस एंड देन आप उससे प्रैक्टिस करें पीवाईक्यूज। तो आपको टॉपिक रिवाइज हो गया। भाई देखो, प्रैक्टिस आप इनफाइनाइट कर सकते हो, कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनफाइनाइट प्रैक्टिस है, बट बेयर मिनिमम भी तो कुछ होता है ना, कि भाई इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए ताकि हमारा काम हो जाए। एंड दैट बेयर मिनिमम इज आपके क्लास नोट्स प्लस पीवाईक्यूज आपके हो जाए, दैट इज योर बेयर मिनिमम। इतना तो मेरे को किसी भी टॉपिक के अंदर पूरा का पूरा आना ही चाहिए, दैट इज योर बेयर मिनिमम। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारा बैक वाला रिवीजन भी हो गया और हमारा करंट सिलेबस का रिवीजन भी हो गया, तो मेरा रिवीजन अच्छे से हो गया, यानी कि अब मेरी मेमोरी जो है वो शार्प हो रही है, अब मैं चीजें याद कर पा रहा हूं।
क्लियर है? तो दिस वाज द सेकंड थिंग. थर्ड, नाउ थर्ड थिंग, ARPR. What is this? So first you have to analyze your weak topics. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ. लेट्स से कि मैं फिजिक्स टीचर हूं, तो मैं लेट्स से आपसे कहता हूं कि आपने रोटेशन चैप्टर रिवाइज किया एंड रोटेशन चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, लेकिन आपका उसमें जो वीक टॉपिक था वो था आपका लेट्स से एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंड आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आया ही नहीं, आपका एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आया ही नहीं. देन आपने उस टेस्ट में सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए, आपसे हो भी गए, तो व्हाट यू विल से, आप कहोगे सर मेरा रोटेशन तो अच्छा है क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन आपका एंगुलर मोमेंटम वीक टॉपिक है. आपने नेक्स्ट टेस्ट दिया, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आया और आपसे नहीं हुआ, तो नाउ यू विल थिंक कि यार मैंने रोटेशन तो पूरा रिवाइज किया था, मेरे उस टेस्ट में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन इस टेस्ट में नंबर नहीं आए. रीजन, भाई आपने एंगुलर मोमेंटम आपका वीक टॉपिक था, वो आपसे नहीं हुआ. तो दैट मींस यू हैव टू एनालाइज कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है. तो वीक टॉपिक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है. तो A stands for the analyze your weak topic. उस वीक टॉपिक को आप कैसे एनालाइज कर पाओगे? जब आप पार्ट टेस्ट देते हैं तो पार्ट टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है. एंड नहीं भी आता है तो बेटा आप जो क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं तो आप सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, एंड सारे टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि भाई मैंने कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया हूं मैं, एंड जो जिस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं दैट मींस दैट टॉपिक इज योर वीक. तो फर्स्ट एनालाइज योर वीक टॉपिक. सेकंड, प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस कीजिए अपने उस वीक टॉपिक की. अब उस वीक टॉपिक की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप जो है उस वीक टॉपिक को किसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? अपने मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट कर पाएंगे. क्योंकि वी आर टारगेटिंग 720, वी आर टारगेटिंग फुल मार्क्स इन द जेईई मेंस. तो दैट मींस हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अपने वीक टॉपिक को एनालाइज करेंगे एंड देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा वीक सेक्शन से निकल के एटलीस्ट मॉडरेट में तो आए. मैं उसको बहुत टिपिकल सवाल नहीं भी कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट लेकिन पेपर में मीडियम सवाल उसको भी आया तो मैं कर पाऊंगा. तो दैट इज योर टारगेट कि एनालाइज करें अपने वीक टॉपिक को, उसको उठा के प्रैक्टिस करके उसको मीडियम से स्ट्रॉन्ग टॉपिक में बनाए. एंड देन वी हैव अगेन बी, वी हैव आर, दैट इज ARP. नाउ सॉरी आर मिस हो गया. A स्टैंड फॉर द एनालाइज, P स्टैंड फॉर द प्रैक्टिस. जो सेकंड वाला R है, दिस इज स्टैंड फॉर द एनालाइज. यू हैव टू एनालाइज, you have to analyze. This is your read. आपने अपने वीक टॉपिक को एनालाइज किया, देन स्टडी दैट टॉपिक. उसको अच्छे से पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपको एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस आने लग जाए उसके अंदर. ठीक है? एंड देन उसके बाद उसकी बहुत सारी क्या करो बेटा? प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, एंड देन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, सो दैट वो आपका वीक सेक्शन में से निकलकर किसमें कन्वर्ट हो जाए? वो आपका एटलीस्ट मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कन्वर्ट हो जाए. सो रिमेंबर दिस ARPR यानी कि आर पार. तो आर पार मींस एनालाइज, रीड, प्रैक्टिस, रिवाइज. देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर वीक टॉपिक इनटू मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग टॉपिक. डन. नेक्स्ट, ये सारी जो मेथड मैंने आपसे बात कर रहे हैं, दिस आर द प्रैक्टिकल मेथड की प्रैक्टिकली कैसे करेंगे. लेकिन देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आल्सो, एंड साइकोलॉजी सेज कि कई बार हम लोग अपने दिमाग के अंदर बैठा लेते हैं चीजों को कि यार ऐसा हो चुका है, अब हमसे नहीं हो पाएगा. ऐसा लेट्स से कि कोई टॉपिक हमको लग रहा है कि वीक है, कोई टॉपिक लग रहा है कि ये वीक है मेरा, तो नाउ जब भी उसका क्वेश्चन आएगा तो भले ही वो कितना इजी क्वेश्चन हो, लेकिन मेरे मन के अंदर एक बिलीफ बैठ चुका है कि मेरे से नहीं होगा, तो चाहे वो कितना इजी क्वेश्चन हो मेरे से नहीं होगा. That means you have lost your self belief. You have lost your belief in yourself. आप अपने अंदर बिलीफ खो चुके हैं. तो सबसे पहला काम है कि अपने बिलीफ को खोने नहीं देना है. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा. हाँ, इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो इंप्रूवमेंट टेक्निक्स में आपको बता चुका हूं, जिसकी वजह से आप अपने सेल्फ बिलीफ को वापस से लेकर आ सकते हैं. अपने ऊपर जो भरोसा आपने जताया था, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा जताया था, वो सारा भरोसा वापस से ला सकते हैं. लेकिन उसके लिए जो पहले टेक्निक्स बताई गई हैं, उन टेक्निक को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा. उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होगा? बूस्टअप होगा.
एंड वही कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आगे फॉरवर्ड लेके जाएगा, धीरे धीरे करके आपको आगे लेके जाएगा, आपको हिम्मत देगा कोई मुश्किल टॉपिक को, एक मुश्किल सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपका सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो पेपर में जब वो टॉपिक का, आपके वीक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो आपका पेन चलेगा ही नहीं, अगर आपको सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो। सो हैव योर बिलीफ, बिल्ड योर बिलीफ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, अपना कॉन्फिडेंस लेकर आइए। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए एटलीस्ट, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रहिए। जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी भी मुश्किल सवाल को आप टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस सेल्फ बिलीव, टू बिल्ड दिस सेल्फ बिलीव। एंड लास्ट इज, जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होती है, जर्नी के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे एकदम स्मूथ होता है, कहीं पे स्टैटिक फ्रिक्शन, कहीं पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यानी कि हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। तो बेटा इनहेल सब्र, हैव सम पेशेंस, पेशेंस रहें, पेशेंट रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप जर्नी पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप सबसे ज्यादा जल्दी क्या करते हैं, इंपेशेंट हो जाते हैं और आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है और फोकस्ड मेहनत करनी है। एक ऐसी मेहनत करनी है जो आपका नाम रोशन करे, जो आपके परिवार का नाम रोशन करे। तो आपको सब्र करना है, सब्र लूज नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू इनहेल सब्र। अपने अंदर आप खूब सारी पेशेंस लेकर आए ताकि आप जितनी भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुश्किलें होंगी, उसको आसानी से आप क्या कर सके, सामना कर सके। एंड बहुत बड़ा कोई चीज नहीं होती है भाई, ऐसा ही तो होता है ना कि यार मैंने 10 क्वेश्चन सवाल 10 क्वेश्चन लगाए, मैंने 10 क्वेश्चन में से मेरे 8 बने, 7 बने, 6 बने। ठीक है ना, हो सकता है कि पेपर के अंदर जो आपसे 6 सवाल बने हैं, क्या पता उन्हीं में से आ जाए। तो थिंक पॉजिटिवली, इनहेल सब्र, एंड सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आप लगातार कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें, बहुत जरूरी है आपके साथ कंसिस्टेंट मेहनत करते रहना। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ बेटा आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप मेहनत कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, एंड आपके जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं उनको आप अप्लाई कीजिए। आपके मार्क्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ जो है एकदम बढ़िया होगा, आप अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लेके जाएंगे। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट।